अगर दो बाउंड्रीज हैं के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और आपने क्या किया, ये सपोज करो ये क्या है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव साइड से, मतलब इस साइड को 10 वोल्ट का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन किधर को भागेंगे, इस साइड को मारना, ठीक है, डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे यानी कि करंट बनेगी, और सपोज करो करंट कितनी होती है I, ठीक है, अब हमने डिफरेंस में डाल करके क्या कर दिया 20 वोल्ट कर दिया, तो करंट कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे, तो दूसरे केस में क्या होगी 2I आ गई। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वर्ड है टेम्परेचर फिक्स, अगर हमने यहाँ 30 वोल्ट का लगा दिया तो यहाँ करंट कितनी होगी 3I, यानी कि यदि इसको हम रखते हैं वोल्टेज को, सिंगल का वोल्टेज है जो भी वोल्ट है, इससे क्या बदलता है V is directly proportional to, अगर करंट वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगी करंट बढ़ेगी, वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट डबल हो जाएगी, वोल्टेज को ट्रिपल करेंगे तो करंट ट्रिपल हो जाएगी, इसको हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगी, किस चीज पे एट ए कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें कोई दिक्कत है क्या, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम करंट को ऑब्जर्व करते हैं तो अगर हम वोल्टेज 10 वोल्ट रखते हैं तो यहाँ कुछ करंट आएगी, फिर उसको डबल कर देंगे तो डबल हो जाएगी, ट्रिपल कर देंगे डबल हो जाएगी, यदि यहाँ 5 वोल्ट कर देंगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी I/, ठीक है, जो भी करंट है उसका हाफ। इस चीज से क्या पता चलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वोल्टेज किसकी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए कांस्टेंट होना है, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो करंट बदल सकती है। तो जब हम V I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V यदि हम प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो हमेशा क्या आता है एक कांस्टेंट आता है, और उसको क्या बोलते हैं R, ठीक है, R को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। किस पे डिपेंड करता है, एक तो आपको पता चल गया किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे ग्लास मटेरियल्स में इसके बारे में, अभी याद है लेकिन थोड़ा सा ही बताऊंगा आपको। दूसरा किस पे मटेरियल पे, इसके बारे में हम ग्लास के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको कोई कंफ्यूजन है तो बताओ कि ये जो V/IR है इस पे कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है, इसको हम R को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसकी बात करते हैं कि वोल्टेज और करंट हम मेजर करते हैं अलग अलग उस पे, तो ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है V/IR। अब हमारे क्वेश्चन क्या होता है कि हम इसका क्या करते हैं, यहाँ देखिए तो पूरा सिस्टम बनाते हैं इसका, एक हमने बैटरी लगा दी, इसके साथ क्या लगा दिया एक रियोस्टेट लगा दी, यहाँ की लगा दी, यहाँ एमीटर लगा दिया, इसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे वोल्टमीटर, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब ये है हमारे पास, अब हम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस फिक्स है, हम पहले से कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं दो कॉलम बनाते हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ करंट है, जब V 0 है तो I भी 0 है,
ये तो फिक्स हो गया। यहाँ वोल्ट बढ़ा दिए 1 वोल्ट, यहाँ वोल्ट 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। और इसको हम किससे चेंज करते हैं? रेजिस्टेंस से। वोल्टेज को किससे चेंज करते हैं? रेजिस्टेंस से। तो यहाँ कुछ करंट है, सपोज करो 1 मिली एम्पियर है करंट, एग्जाम्पल है। इसको हमने क्या बढ़ा के 2 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ क्या देते हैं 2 मिली एम्पियर आए। यहाँ 3 वोल्ट कर दिया, 3 मिली एम्पियर आए। यहाँ 4 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ क्या 4 मिली एम्पियर, ठीक है। इस तरह से जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डिटेल क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर पूछ लेते हैं कि V = IR को हम डायग्राम में कैसे करें, और मेन क्वेश्चन आता है इस पे। आपको ये डेटा दे दिया जाता है और इसका ग्राफ बनाने को कहा जाता है, ठीक है। आप रफ तरीके से पहले ऐसे लिख लीजिए, बाद में इसको ऐसे लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या करते हैं, बड़े ड्रामे करके पूछते हैं किस तरीके से। आपको क्या करते हैं, पहले तो इस तरह की कोई टेबल दे देंगे, आपको टेबल दे दी। टेबल देने के बाद आपको कहा V तो हमने यहाँ बना और I यहाँ बनाया, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ है, जैसे भी ग्राफ बना एक ही ग्राफ दिया, ठीक है। इस तरह का कोई ग्राफ आया तो आप इधर बढ़ाएंगे तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना तो आता है ना आप लोगों को। तो ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो I इधर प्लॉट करोगे 0 1 2 3 और वोल्टेज इधर वोल्ट पर प्लॉट करोगे तो 1 2 3 4 जो भी आपका, और उसके बाद ग्राफ बनता है इस तरीके से, ठीक है। आपको ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है। जब ये ग्राफ आ गया तो एक तो ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या आपको ग्राफ बना हुआ दिया होता है, ग्राफ बना हुआ दिया होता है, आपसे पूछ लेते हैं R = क्या। हाँ जी, आपसे पूछ लिया R = क्या, और इसमें बहुत सारे अगर ग्राफ सुन लो जरा, ग्राफ पढ़ना आता है तो ये पूछ लेते हैं कई बार। यहाँ सपोज करो 1 मिली एम्पियर है, यहाँ 2 मिली एम्पियर है, यहाँ 3 मिली एम्पियर है, यहाँ वोल्टेज सपोज करो क्या कह रखा है 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट या 4 वोल्ट, कुछ भी दे दिया। आपसे ये कह देंगे जब 3 मिली एम्पियर करंट है तो उसकी वोल्टेज कितनी थी, वोल्टेज। हाँ, तो आपने क्या करना है, इस ग्राफ पे क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डालना है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल देना है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर आपसे वोल्टेज पूछी गई है और करंट दे रखी है तो आंसर आपका ये हो गया। अगर वोल्टेज दे रखी है, करंट पूछे तो आंसर ये हो गया। एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, बोलो। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, आपने बोला जैसे रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, है ना, और V = IR होता है, रेजिस्टेंस हो गया V/I, है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वो 1 है वो 1 भी 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, तो हमेशा तो रेजिस्टेंस बनी आएगी। बेटे जरूरी नहीं है, मैंने तो एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया है। ऐसा भी हो सकता है अगर वोल्ट 1 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्ट 1 है, इलेक्ट्रिक करंट है, जरूरी नहीं उस तरीके से है। अब जैसे यहाँ पे पूछ लिया आपसे, ग्राफ से पूछ लिया, करंट पूछ लिया आपसे, ठीक है। और करंट पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। करंट पूछ लिया आपसे, वोल्टेज पूछ लिया, वोल्टेज दे रखे तो आपसे करंट पूछ लिया। एक पार्ट तो क्वेश्चन का आपका ये आ जाता है, एक पार्ट आ जाता है आप रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, रेजिस्टेंस बताइए, और रेजिस्टेंस के लिए हमें फार्मूला क्या है, V/I। यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाई डेल्टा I। डेल्टा V और डेल्टा I क्या मतलब क्या होगा, क्योंकि हो सकता है वो कहीं जगह कर्व बना दें। सुन लीजिए, फिर बता रहा हूँ, हो सकता है वो क्या करें, कर्व बना दें, ठीक है। कर्व भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है, कहते हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, इंसुलेटर का दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए जरा, अब आपने क्या करना है, सिर्फ डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, आपके पास ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपने कोई सा भी पार्ट लेना है जो उसको मैच करता हो, कोई सा भी पार्ट लेना हो। सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से आपने पार्ट लिया और ये यहाँ मिल गया, और उसके बाद आपने पार्ट ले लिया, ये यहाँ मिल गया, ठीक है।
सुन लीजिए जरा, तो यहाँ डेल्टा V कितना चेंज हुआ? V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस V2 कितना है यहाँ पे? 3 या 2 से 3 कर दो। V2 कितना है? 3 माइनस 2 और I कितना है? 2 माइनस और 3 माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं? आपसे रेजिस्टेंस पूछा जाएगा इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? दोनों तरीके डेल्टा V, ठीक है। और कहीं भी आपको सपोज करो ये डेल्टा V था, आपसे ये नहीं दिया, आपसे कह दिया ये दे दिया आपसे कि आपको ये पॉइंट दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, और यहाँ मैं सपोज करो 5 एम्पियर है, यहाँ 4 एम्पियर है, वो 4 वोल्ट है, ये आ गया आपका, और कुछ नहीं दे रखा। तो यहाँ से भी चेंज किया, 0 टू V कितना हो गया? 4, या 0 से 5, तो क्या हो गया? 4/5। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये चीज देखनी है आपको, आपको जरूरी नहीं सारे पॉइंट दे रखे हो, 2 पॉइंट भी दे रखे हैं, आपको उससे काम अपना निकालना है। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको नोट कीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, आप सुन लीजिए ध्यान से। ग्राफ जरूरी नहीं इस तरीके से दिया हो, सुन लीजिए ना, ग्राफ को हो सकता है कि वो उल्टा दे दें, यहाँ I कर दें, यहाँ B कर दें, ठीक है, और ग्राफ को बना दें ऐसे, ठीक है, I कर दें, आपको V कर दें, और ग्राफ को बना दें ऐसे, ठीक है ना। तो लेकिन आपको करना क्या है? आपने वही करना है जो मैंने आपको बताया। आपने लाइन खींचनी जहां देखनी है, जिस हिसाब से वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। अब आपने लाइन खींची, तो R जब लिखोगे, R पूछा जाएगा, तो R क्या लिखोगे? डेल्टा V अपॉन डेल्टा RP, डेल्टा I ही लिखोगे, डेल्टा V वाला ये वाला लिख दोगे, और ये डेल्टा I यहाँ लिख दोगे, ठीक है। उसका रिवर्स हो जाएगा, समझ में आ गई? वहां पे क्या था? I यहाँ था, V यहाँ था, तो क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, वो V नीचे बना देंगे, I ऊपर बना देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो रट लेते हैं, और रट लेने के बाद क्या होता है, वो हमेशा ऊपर नीचे वैसे ही करते हैं, और कराया भी ऐसे जाता है। टीचर्स भी यही बताते हैं कि भाई आप ये करो, ये वर्टिकल लाइन है, इसमें से इसको क्या दो, और यहाँ पे ये स्लोप नहीं रह जाता। बेटे बातें मत करो, ऊपर जाता, स्लोप नहीं रह जाता यहाँ पे, ठीक है ना। होता स्लोप है, लेकिन वो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आती, उससे उल्टी हो जाती। तो ये क्या है? आपका ग्राफ ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है? अब यहाँ देखिए बेटा, ठीक है, इसको बनाइए, इसको बनाइए जरा, यहाँ देखिए। अभी बेटे बोर्ड नहीं हुए, डेट नहीं आई, 11th में नहीं आया अभी। कुछ भी सोच, सपोज हम पास हो गए तुमसे। मैथ्स आती है, हो गई मतलब तो अगर फिर पढ़ती है नहीं लड़के बात मत करो ना। यहाँ देखिए, 3 कंडक्टर लिए हमने अलग अलग, ये A है, ये B है, ये क्या है हमारा C, ठीक है। 3 कंडक्टर लिए, तीनों का ग्राफ बना है। अब वो कह रहा है कि किसकी रेजिस्टेंस सबसे हाईएस्ट है, किसकी क्या है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, बताइए। C की सबसे ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? सबसे कैसे बोलना? रेजिस्टेंस किसकी सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस किसकी सबसे ज्यादा है? सबसे V अपॉन I होता है ना, तो A की सबसे ज्यादा है। किसकी? AB एक ही लग गया। अच्छा, C की सबसे ज्यादा है, A की सबसे कम है। हाँ। किसी ने B तो हो ही नहीं, A है। यहाँ देखिए जरा, VI ग्राफ में, इन VI ग्राफ, VI ग्राफ है आपका, VI ग्राफ, ये ग्राफ है। अब आप देखो, वर्ड बता रहा हूँ, स्लोप का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से। आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है, इसका एंगल क्या है, θ1 है, इसका एंगल θ2 है, C हो गया सर। इसका एंगल θ3। जिसका स्लोप सबसे बड़ा, उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। स्लोप का मतलब क्या है, आप
फिलहाल जब तक 10th में स्लोप का मतलब समझ लीजिए एंगल बाहर में भी एंगल बड़ा है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके यहाँ 11th 12th में भी आएगा तो भी ये बताऊंगा कि जो एंगल सबसे बड़ा है वी आई ग्राफ में, वी यहाँ है और आई यहाँ है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम है। उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है ना? क्योंकि आर क्या होता है? सर ये बना कर डिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई आई, ये आएगा। अब इसमें क्या थीटा इसका सबसे बड़ा है, तो स्लोप बड़ा है, तो क्या होगा इसका? यानी कि मैं इसको लिख दूं सी हैज मोर आर सी इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। कोई दिक्कत है और इसमें? ये अगर नीचे हुआ कैसे इसका उल्टा हो जाएगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है ना? वो केस भी बताऊंगा। बनाए हाँ जी, बिल्कुल बना लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ। आपको ये लाइन जो मैंने बताई है ना अपनी तरफ से खींचनी पड़ेगी, वहां नहीं आएगी। ये जो लाइन बताई है ना मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन है ये, क्या तो हाँ यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ से भी रखा हो, यहाँ से भी रखा हो। ये आपको ये बंद कर दिया, आप यहाँ से भी रखो। ठीक है ना? आप नीचे से भी ले सकते हो, अगर नीचे से दे रखा तो फिर ये लेने की जरूरत नहीं। अगर बीच में से कहीं दे रखा है तो ऐसे होता ही है। एक्स एक्सिस से एंगल है। ये लाइन अपनी तरफ से खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यहाँ को लिख दीजिएगा सेंस थीटा इज ग्रेटर देन ऐसे। गुड शुड ये है field of the इसका ये भी लिखना है आर में स्लोप। हाँ ये लिखना है। ये तो पूछा क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा बेटा, ये वाला ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया कि ये क्या होगा, ऐसे होगा। बेटे उसमें मत देखना, मैंने जैसे किया वहीं काट देते हैं, वहीं कर दो। होशियारी मत दिखाना, लोग बना लेना। हाँ ठीक है। कि मैंने R जो है, R जो V अपॉन I, R का सिंबल है रेजिस्टेंस। अब हमारे पास तीन मेटेरियल होते हैं, रेजिस्टेंस तो तीनों की होगी। हमारे पास कंडक्टर भी होते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंसुलेटर होते हैं, तीसरे क्या होते हैं हमारे? सेमीकंडक्टर। ठीक है? जो कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है? मिनिमम होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? वो मिनिमम। इंसुलेटर की क्या होती है? इनफाइनाइटली लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। ठीक है? और सेमीकंडक्टर की इंटरमीडिएट। ठीक है? जो कंडक्टर है हमारा, उसकी क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम होती है। उसमें करंट क्या होती है? आसानी से फ्लो हो जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब ही समझ लीजिए। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? विरोध करना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर न्यूमेरिकल वैसे देखोगे हिंदी में क्या होता है? विरोध करना। विरोध मतलब वो करंट को फ्लो हाँ, फ्लो होने में रोकना, किसी चीज को रोकना। तो दैट मींस क्या? यदि कोई कंडक्टर है तो वो अपोज नहीं करता, इसका मतलब। यदि कोई वो इंसुलेटर है तो वो बहुत ज्यादा अपोज करता है, वो जाने नहीं देता। ठीक है? तीसरा के सेमीकंडक्टर, ये थोड़ा थोड़ा विरोध करता है, थोड़ा थोड़ा जाने देता है। ये इनके बीच का होता है। यानी कि जो कंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? मिनिमम होती है। जो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत लार्ज होती है, इनफाइनाइटली लार्ज होती है। कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस होती है। जो इसकी कंडक्ट इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम होती है।
और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है इसकी, बहुत लार्ज होती है, इतनी ज़्यादा लार्ज होती है करंट फ्लो नहीं कर सकता उसमें, जैसे वुड है आपकी, जैसे प्लास्टिक है आपकी, ठीक है। आपसे जो सेमीकंडक्टर है इसमें थोड़ी बहुत करंट जा सकती है, ठीक है, थोड़ी बहुत करंट इसमें जा सकती है। दूसरी चीज इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसकी जो कंडक्टिविटी है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि कंडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि कंडक्टिविटी कम होने का मतलब क्या, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब? हाँ, अब बढ़ता क्यों है, जब ये आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगर टेक्निकली हम देखें जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके मेटल के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनकी एनर्जी बढ़ गई तो वो जल्दी एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने चाहिए, ठीक है भाई। दिखता कैसे है, जो एक्चुअल में दिखता क्या है कि वो इधर से जब उनकी स्पीड बढ़ गई तो ज़्यादा जल्दी जाना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। क्यों, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो क्या करते हैं, जो मेटल के अंदर एटम भी होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा टक्कर उनकी बढ़ जाती है और उसका एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है उनकी, कम हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज, इनकी डिक्रीज हो जाती है रेजिस्टिविटी, डिक्रीज हो जाती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें जैसे जैसे हीट मिलेगी इसको भी इंसुलेटर को, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे, एटम के उसमें होते हैं ना प्रोटॉन, उनको न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं, तो न्यूक्लियस के बंधाव क्या हो जाता है, जब एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को तो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। छोटा बच्चा देखा है ना, मम्मी उंगली पकड़ के रखी रहती है, अब मार्केट में जा रही है जहाँ हल्का सा छोड़ा वो भागता हुआ नजर आएगा, ये समझ लो ऐसे, ठीक है ना, उस तरीके से समझिए। डिक्रीज रेजिस्टेंस, डिक्रीज रेजिस्टेंस, डिक्रीज रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी इंक्रीज, इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी इंक्रीज। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज कंडक्टिविटी, डिक्रीज, ये आप यहाँ लिखेंगे, ये भी क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, इसको नोट कीजिए, उल्टा लिख दिया, देख लीजिए, कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये भी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे लेकिन क्या होगा, स्लैग रेट ज्यादा